हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग जो है अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भाग 2 का कक्षा 7 का पाठ 13 मराठा राज का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन, इस पाठ का जो है अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में बच्चों आपने औरंगजेब के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि औरंगजेब के साथ ही मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो गया था। तो बच्चों, मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण मराठा राज का उदय भी था। मुग़लों के साम्राज्य में कील ठोकने का कार्य जो है, आखिरी कील ठोकने का कार्य मराठों ने किया, क्योंकि बच्चों मुग़ल के पतन के बाद मराठा राज एक महाशक्ति के रूप में इनका उदय हुआ और धीरे धीरे ये भी पतन की ओर चले गए। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे एक शक्ति अचानक से उठी और पूरे भारत में छा गई और फिर धीरे धीरे वो धूमिल भी हो गई। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। कहने का मतलब बच्चों ये है कि मराठा जो है शक्ति किसी एक व्यक्ति की समूह का कार्य नहीं था। इस शक्ति के पीछे संपूर्ण महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। जैसे आज हम लोग भारत के निवासी हैं, आज हम भारत, हमारे अंदर भारतीयता की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है। तो इस प्रकार जो है उस समय महाराष्ट्र में जो है एक राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मराठा शक्ति को जगाने का कार्य जो किया वो रामदास, तुकाराम और श्री एकनाथ जैसे संतों ने किया। उन्होंने पूरी मराठा जाति के रीति रिवाज और जीवन पद्धति में एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा और नेता मिल गया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चित्र में जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये देखिए शिवाजी जो है और उनके साथ घुड़सवार। शिवाजी का जो है 1674 ईस्वी से लेके 1680 ईस्वी तक, ज़्यादा लंबा कार्यकाल बच्चों नहीं था इनका, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने 8-10 साल में जो भी उपलब्धियां हासिल की वो अतुलनीय थी। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। बच्चों, शिवाजी कोई जन्मजात राजा नहीं थे। वो अपनी मेहनत और अपनी कर्मठता, कुशलता, साहस से राजा बने। जैसा कि बच्चों अभी हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी, वो भी देखिए अपनी मेहनत से जो है दिल्ली सल्तनत का सम्राट बना। इनके पिता का नाम साहेजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। क्या नाम था बच्चों के पिता का नाम? शिवाजी के पिता का नाम था साहेजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। साहेजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। साहेजी ने शिवाजी को एक जागीर पुणे में दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों न बना लें। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया।
उन्होंने पूना के आसपास कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। दिख रहे हैं बच्चों चित्र में, ये रायगढ़ का दुर्ग है। किसने बनवाया था? शिवाजी ने। रायगढ़ का दुर्ग। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए तंबू के अंदर शिवाजी गए और देखिए ये देखिए अफजल खां, ये है अफजल खां बच्चों, ये शिवाजी हैं, ये अफजल खां। देख रहे हैं शिवाजी से वजन में दुगना था अफजल खां, लेकिन फिर देखिए कैसे जो है जैसे उसने धोखे से गले लगाया उनको, और शिवाजी ने अपने जो है बगनखे से, किससे? बगनखे से उसके पेट को फाड़ दिया। देख रहे हैं शिवाजी का साहस देखिए बच्चों। और ये देखिए उसके जो है बिल्कुल बगनखे से उसकी छाती फाड़ दी। ये देखिए बच्चों उस समय जो है मराठा शक्ति का विस्तार आप देख रहे हैं, ये जो हरा हरा देख रहे हैं ना पूरा, ये हरा हरा, ये पूरा मराठा साम्राज्य की शक्ति थी, मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब तक। पुनः अधिकार कर लिया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गुरिल्ला या छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। छापामार युद्ध प्रणाली सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु के आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गुरिल्ला क्या कहते हैं बच्चों? इसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। मराठा संगठन, तो बच्चों जानते हैं हम लोग मराठा संगठन किस प्रकार का था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति महत्वाकांक्षी उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मराठा संगठन का निर्माण। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघोजी भोसले, बड़ौदा के पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान के लिए जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर, औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रुहेले, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए। नीचे दी गई तालिका है बच्चों, इसे पूरा करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था बच्चों? 1526 में। तो इसको लिख लीजिए 1526।
1926 में। किसके बीच हुआ था बच्चों? ये हुआ था बाबर। किसके बीच बच्चों? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है बच्चों। जीता कौन था इसके बीच में? इसमें युद्ध का परिणाम क्या था? इसमें जीता था बाबर। कौन जीता था? बाबर। चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में जान लेते हैं। यह किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बच्चों हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। अफगान सरदार का सेनापति था हेमू, और जीता कौन इसमें? अकबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों पानीपत के 2 युद्धों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मतलब बच्चों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा इस युद्ध में। बच्चों इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अब्दाली की जीत का एक बड़ा कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिससे वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों और पेशवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हो गया। बच्चों इस युद्ध से हमें क्या सीख मिली? कि कभी भी जोश में आके हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए। युद्ध कभी भी हो, वहाँ अपना जो सबसे मजबूत पक्ष है, हमें अपने दुश्मन को अपने ही तरीके से लड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए। ये नहीं कि हमें जोश में आके उसके तरीके में फंस जाएं। जिस चीज़ का हमें अभ्यास नहीं है, उस लड़ाई से हमें बचना चाहिए। 18वीं शताब्दी का भारत बच्चों, 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी विदेशी शक्तियों अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। इस समय कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार, छोटे छोटे राज्यों के आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। बच्चों किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? बच्चों किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने दिया था बच्चों? जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर। इस समय तक कौन सी विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी थी? कौन सा बच्चा आ चुका था इस समय? फ्रांसीसी आ चुके थे, और अंग्रेज आ चुके थे, डच आ चुके थे, और पुर्तगाली तो पहले से ही थे। जिस समय यूरोप पुनः जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था,
भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने व जुटाने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्राणय में छपती थीं, मुद्राणय का मतलब बच्चों छापा खाना, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थीं, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा और अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था, लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा रहा। जैसा कि बच्चों आपने अभी पढ़ा देखा कि जब हमारे पड़ोसी देश यूरोप विकास कर रहा था, तब हम लोग जो है अन्य चीज़ों में मस्त थे। मुगल अपनी विलासिता में मस्त थे और बाकी सब लोग उसमें मस्त थे, भक्ति में मस्त थे। हमने जो है विज्ञान की ओर, अपने विज्ञान को भुला करके हम लोग भक्ति में शामिल हो गए और हमें विज्ञान के हिसाब से हम अपने आप को, समय के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाए। जहाँ यूरोप में अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण हो रहा था और हम लोग अभी भी वही पुराने तलवार, भाले और तीर कमानों का प्रयोग कर रहे थे। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा यह हुआ, कोई भी कारीगर चाहे जितना ही कुशल क्यों ना हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। 16वीं शताब्दी के तक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश देश की यात्रा करने में सफल रहे। देख रहे बच्चों, ये सब जो है यंत्र बन चुके थे। दिशा मापक यंत्र, कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था, कुतुबनुमा का। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री, विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने की बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। कहने का मतलब ये है कि मुगलों ने नौसेना के महत्व को नहीं समझा और वो ज़मीन पर ही निर्भर रहे और समुद्र का महत्व वो नहीं समझ सके कि समुद्र ही एक देश से दूसरे देश को आसानी से जोड़ता है। मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था, इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके, इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना, सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुगल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उन्हें तत्कालिक महत्व तथा विलास की थीं। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम बदलती दुनिया के साथ अपने को नहीं देखेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में अपना विकास नहीं करेंगे, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे और जो हमारा पिछड़ना ही हमें गुलामी की ओर धकेल देगा। इसलिए हमें जो है अपने आप को अपडेट रखना है, अपने आप को दुनिया के परिदृश्य में विलुप्त नहीं होने देना है, दुनिया के परिदृश्य के साथ चलना है, दुनिया से हमको एक कदम आगे चलना है, अपना विकास, विज्ञान और जो है तरक्की करना है, अंधविश्वास को दूर करना है।
देखिए बच्चों, तो कारखाने में तोप निर्माण, यूरोपीय सैनिकों द्वारा बंदूक का इस्तेमाल, विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े। देख रहे हो बच्चों, उस समय यूरोप में लोग कारखानों में कार्य होने लगा था और हमारे यहाँ तभी अभी हाथों से ही कार्य हो रहा था। शब्दावली कुछ बच्चों यहाँ पर दी हुई है, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली है बच्चों, जैसे शब्दावली है चैथ, जिसे चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथ। मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। सरदेशमुखी, संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्य में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। शिवाजी का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले प्रश्न नंबर 2। देख रहे हैं आपको, निम्नलिखित कथनों के सही सामने सही या गलत का कथन, सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों पहला हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। तो सही है बच्चों, कथ हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। तो ये बच्चों जो है गलत है, ये भी जयपुर सुल्तान का था। शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बखनक से मारा। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, ये सही था। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, गलत था, क्योंकि ये मुगलों का प्रमुख सरदार नहीं था, ये विजयपुर के सुल्तान का सेनापति था। शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ था, ये गलत है बच्चों। कहाँ हुआ था बच्चों? उनका रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बखनका से मारा, यह भी सेंटेंस गलत है। शाइस्ता खां को बखनका से उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने मारा था अफजल खां को। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमारा जो है प्रश्न ये पूरा हुआ। और अगला जोड़ा देखते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है? नादिर शाह का जो आक्रमण कब हुआ था बच्चों? जैसा कि देखिए बच्चों, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, शिवाजी की मृत्यु और सूरत पर आक्रमण। तो सूरत पर बच्चों आक्रमण कब हुआ था? 70 में। ठीक है बच्चों। और नादिर शाह का जो है आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था बच्चों 1761 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। तो बच्चों ये वाला प्रश्न भी हमारा पूरा हुआ। और प्रोजेक्ट वर्क बच्चों ध्यान दीजिए, पाठ के आधार पर छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र व उपलब्धियों का एक चार्ट बनाना है बच्चों। ये आपको प्रोजेक्ट वर्क स्वयं से करना है। आप लोग ये घर से कर करके लाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास के जो हमारे बड़े प्रश्न हैं उन पे उनका जो है अभ्यास। तो बच्चों जो है हमारा जो है प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी? तो किसने दिया था बच्चों व्यापार करने की इजाज़त? जहांगीर ने। दूसरा प्रश्न बच्चों हमारा है, इस समय तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी थीं? तो बच्चों पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, फ्रांसीसी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब अभ्यास प्रश्न में बच्चों हम अपने आते हैं, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। तो शिवाजी के माता का नाम था बच्चों जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रायगढ़ में। दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बच्चों बड़ा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा राज्य के उदय में
भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, पूना, बीजापुर, कोंकण की ऊबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य के स्थापना में सहायक हुआ। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया। अष्टप्रधान पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था। उसे छत्रपति कहते थे। राज्य के अनेक अधिकार थे। राजा के अनेक अधिकार थे। वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन संबंधी कार्य कर सकता था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन मंत्रियों के समूहों को अष्टप्रधान कहा जाता था। महामंत्री को, प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। न्याय प्रबंध। शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वे अपील स्वयं सुनते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। सैनिक प्रबंध। शिवाजी कुशल सैनिक भी थे, इसीलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सेना में कड़ा अनुशासन था। कोई भी सैनिक युद्ध में स्त्री साथ नहीं ले जा सकता था। उन्हें जीते हुए प्रदेशों में भी स्त्रियों का अपमान करने की आज्ञा नहीं थी। सभी सैनिकों को युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। भूमि का प्रबंध। सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्च के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमि का प्रबंध किया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौध भी ली जाती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई और इसके क्या परिणाम हुए? मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया। इस कारण वह लड़ाई हुई। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई और मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम लोग कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। बच्चों एक नज़र हम लोग फिर से जस्ट में डाल लेते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आगे चल करके आप लोग अगर एनएमएस की परीक्षा वगैरह देते हैं तो वहाँ भी आपको ये मदद मिलेगी इससे। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्रीनाथ जैसे संतों ने एक ही भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। शिवाजी 1674 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक, मतलब कितने साल बच्चों? 14 साल। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम साहेजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। साहेजी भोसले और अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। साहेजी ने शिवाजी को अपने एक जागीर पुणे में दे रखी थी। शिवाजी ने पुणे के आसपास कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिक था। बाजीराव प्रथम ने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के राघवजी भोसले, बड़ौदा के पिल्ली जी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर, औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रुहेल अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सन 1761 पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली शाह की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा।
अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंट पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐशो सामग्री बनाने व जताने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेश से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित समझा। जहां यूरोप में किताबें मुद्रालय में छपती थीं, भारत में किताबें अभी तक हाथों में लिखी जाती थीं, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। जहां यूरोप में प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था, लड़ाई के लिए नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपों आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सैनिक, हाथी, तलवार, भाला तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। यद्यपि 18वीं सदी में भारत में व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा रहा। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना का सुदृढ़ कर बनाने की बजाय यूरोपीय जहाज पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा संगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। मुगल राष्ट्र के आर्थिक विकास में नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके। इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेश से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। अगर बच्चों आपको ये हमारा प्रयास एवं वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें एवं इसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।